ये ऑल इनकम्पासिंग ये बजट सबको खुश करने वाला है, ग्रोथ वाला है और ये फ़ायदा देगा इस सरकार को कि नहीं? क्योंकि एक तरीका ये होता है कि आप उसको ज़रूर उस लिहाज से देखते हो जो कंटिन्यूएशन में आती है। हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनको हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बजट को, तो जाने माने उद्योगपति हैं, हिरनदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हिरनदानी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोटे तौर पे चलिए शुरुआत करते हैं। निरंजन जी, आपको लगता है कि ये बजट सबको खुश करने वाला है? कोई भी बजट सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जो बैलेंस बजट इस समय पर वित्त मंत्री ने किया है वो प्रॉबेबली अनप्रेसिडेंटेड है। एक तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी कंट्रोल किया है, बजट के ओवरऑल रिसीट्स को बढ़ा दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया है, हर सेक्टर को जैसे आपने अभी बताया उनके ऊपर कुछ न कुछ हर क्षेत्र में दिया है। PMAY स्कीम के अंदर लगभग 70,000 करोड़ की कमिटमेंट कर दी है। इन रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, नर्सिंग, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ किया है। हम ये सोच सकते हैं कि मैं वित्त मंत्री के जगह पर हो तो इतना बैलेंस बजट करना बहुत ही मुश्किल है, मैं समझता हूं, और ये कैसे किया है वो नहीं समझते। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा महत्व की है वो है कि हमने कैसे विद द वर्ल्ड इन रिसेशन, पूरे विश्व में रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है और फिर भी हम ये बैलेंस बजट कैसे किया है। जैसे हम तेल आज के तारीख में रूस से खरीदते हैं और लगभग 35,000 करोड़ 4 महीने के अंदर हमने बचावट की बाय परचेसिंग तेल एट लोअर प्राइस। तो ये जो बैलेंसिंग किया है हर क्षेत्र का और डेफिसिट फाइनेंस को कंट्रोल किया है और हर क्षेत्र को बढ़ा दिया है वो है। लोग कहते थे कि ये बजट जो होगा वो सिर्फ पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म इलेक्शन बजट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म उनका सोच है और मेरे अंदाज से जो बेनिफिट्स आएंगे देश को वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा आएंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट शायद मिनिमलिस्टिक होगा। तो हम नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन बजट है। मैं समझता हूँ दिस इज अ डेवलपमेंट बजट विच इज गोइंग टू बी देयर और कुछ और ट्वीकिंग करने की आवश्यकता थी। हर क्षेत्र में कुछ फर्क हम कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट में हम कह सकते हैं कि ये करना चाहिए, और भी क्षेत्र में लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इट हैज बीन अ वेरी बैलेंस्ड बजट, फॉरवर्ड लुकिंग बजट, ग्रोथ। अच्छा नंदानी सर, इसमें तो चूंकि कैपेक्स बहुत किया है, 10 लाख करोड़ का इन्होंने कर दिया है, तो इनडायरेक्टली वो एक जॉब क्रिएशन का तरीका होता है, लेकिन सीधे सीधे तौर पे देखिए ना बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब अन्य योजना 1 साल तक चलती रहेगी, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, और एक जो इस एजुकेशन सेक्टर में जिसको हम लोग कहते हैं कि वो स्कीम शुरू की इन्होंने एकलव्य, बहुत सारे उसमें टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। लेकिन जो आपकी शिकायत है रियल एस्टेट वाली सर, उसमें जो टैक्स में ट्वीकिंग की है तो मार्जिन मनी थोड़ी हाथ में आ गई, लोग घर वर फिर से खरीदने के लिए सब सोचेंगे। नहीं, वो सिर्फ हाई एंड पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स की बात है, वहां 10 करोड़ से ज्यादा जो कैपिटल गेन्स टैक्स के बेनिफिट लेते थे वो उसकी एक अपर लिमिट रखती। तो आप टोटल जो मकाने सपोज मुंबई शहर में आप गिनते हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा आप गिनेंगे तो इट इज ओनली 0.01% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन जो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो नंबर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूर वो से क्षेत्र में कुछ हिचकिचाहट होगी क्योंकि वो कैपिटल गेन्स बेनिफिट नहीं मिलेगी इन लोगों को, लेकिन नंबर्स आर नॉट सो बिग। सो आप देखा जाए तो इन परसेप्शन इट मे लुक लाइक अ बिग फिगर, लेकिन इतना अड़चनित में नहीं समझा। ज्यादा जो बात थी वो एक अलग बात है जो नहीं आया है। आप देखा है जो नीरज जी, देखिए हम समझते हैं कि जो ब्याज देने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में हैं वो लोगों को ब्याज बहुत कठिन दिखा क्योंकि वो 6.5% से 8.25% हो गया है। तो ओवरऑल आप देखा जाएंगे तो आज की तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ जो ओवरऑल परसेंटेज में है वो कम हो गई है, वो पहली बार ऐसी हुई है। तो वो मैं समझता हूँ ज्यादा महत्व की बात है कि इंटरेस्ट जो 2 लाख तक 12 साल पहले किया था 2 लाख रुपया, वो अब भी 2 लाख रुपया किया है।
वहां 1-2 लाख हो, यहाँ 10 करोड़ की बात चल रही है। मैं समझता था वहां 2 लाख का 4 लाख या 5 लाख कर देते तो बहुत लोगों को फर्क पड़ जाता अफोर्डेबल हाउसिंग में। पर लेकिन ठीक है, हर एक चीज तो नहीं कर सकती थी, मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसी बातें हैं जो मैं समझता था इजी हो सकता था अपने बजट में, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन क्या है नीरज जी, दिल मांगे मोर, और मैं समझता हूँ ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बजट रही, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हाँ सर, अभी तो एक बजट और बाकी है चुनाव से पहले, उसमें भी हो सकता है, मानते हैं लोग उसको कि वो वोट ऑन अकाउंट होता है, लेकिन ठीक है उसमें भी काम हो ही जाता है। हिरन जी, आपको एक छोटा सा रिएक्शन मुझे चाहिए। इसमें जो सबसे ऊंची टैक्स रेट वाले आदमी थे उनको भी फ़ायदा पहुंचा है, और जो सबसे नीचे वाले थे उनको भी पहुंचा है, एकलव्य स्कूल वाले को भी पहुंचा है, मनरेगा वाले को थोड़ा कम हुआ। हालांकि मनरेगा तो मैं भी मानता हूं कि ये बेरोजगारी भत्ता का एक नया स्वरूप है जो बहुत दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है, थोड़े थोड़े समय पे इसका कोई बहुत प्रोडक्टिव वो नहीं होता। तो इस बजट में कोशिश ये की गई सबको कहीं ना कहीं से सेट किया जाए। हिरन, सही है बात? एब्सोल्युटली सही है, इसलिए ये बैलेंस्ड बजट रहा है। इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल बजट, ये सर्टेनली लॉन्ग टर्म थिंकिंग बजट का रहा है, और ओवरऑल ग्रोथ बजट रहा है। तो मेरे अंदाज से इन्होंने काफी ऐसे क्षेत्र को टच किए जहां एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट भी बन गई है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और टेक्सटाइल्स वगैरह जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अलॉन्ग विद जीडीपी ग्रोथ भी है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो नीरज जी, मेन मुख्य ये बात रही है कि ये सब किस्म के सोच विचार करने के बाद ये बजट बनाया हुआ है कि हर क्षेत्र को इससे फायदा हुआ। लेकिन क्या है, अभी एक जिक्र हुई कि ये फायदा रियल एस्टेट को होगा, जैसे वो पीएम आवास योजना है। लेकिन हमें आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान लोगों की इसेंशियल आइटम्स गिना जाता है। आज की तारीख में हमारे देश में रोटी और कपड़ा हर एक को मिलता है, एटलीस्ट कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन हमेशा 2 घर की रोटी मिल रही है, घर का और खाने के लिए भी सरकार दे रही है। लेकिन मकान की बात आप करें तो हम सब समझते हैं कि सबसे अमीर शहर मुंबई गिना जाता है हमारे देश में, लेकिन 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट ओके। मेरे अंदाज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑन हाउसिंग अ लिटिल मोर। हम क्या है, लोग बोलते हैं कि अरे आपका क्षेत्र दिल मांगे मोर, इतना भी मिल गया फिर भी आपको ज्यादा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये झोपड़पट्टी में जितने रहते हैं उनको मकान मिले, उनको मुफ्त में नहीं चाहिए। जो सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं पीएम आवास योजना में, वो ही हम अपने ये स्लम स्कीम में दे दें तो 50% से ज्यादा लोगों को घर खरीदने की कैपेसिटी है, वो 300 स्क्वायर फीट का ले तो मेरे अंदाज से ये स्कीम के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जितना भी जोर आप अलग अलग सेक्टर में दे रहे हैं वो उससे ज्यादा मकानों में देने की आवश्यकता है नीरज जी। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, हम चीन की बात देखें कि जिस साल में उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर था तो उनकी जीडीपी ग्रोथ वाज मोर देन 10%, और जो एम्प्लॉयमेंट फुलफिल किया चीन ने वो दैट वाज बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक टेक्सटाइल। तो ये तीनों के ऊपर हम देश पर कंसंट्रेट और भी करें, हम नहीं कहते कि कम किया है, लेकिन और रियल एस्टेट पर कर दें, सरकार करे, माडा करे, सिडको करे, हडको करे, कोई भी करे, प्राइवेट करे, इंसेंटिव दे दे, और भी करने की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू टेक इट टू मेक दैट हाउसिंग फॉर ऑल जल्दी से जल्दी हम उन प्रधानमंत्री के ऑब्जेक्टिव पूरा करें। यही मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सही रहा, लेकिन और करने की आवश्यकता है। हिरन सर, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आज इस पर ज़्यादा चर्चा भी करूँगा। मैं भी लौट के आता हूँ गुप्ता जी को शामिल करने के बाद। देखिए, हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा है जो अगर आप मनरेगा इसको छोड़ दिए पीएम आवास योजना को, जो बहुत ही छोटे शहरों और गाँव में ज़्यादा पॉपुलर है, बड़े शहरों में जो आपने स्लम की बात की ना, मुंबई में देखिए आप, दिल्ली में देखिए, और बड़े शहरों में बहुत ही बेतरतीब और शहरों को ख़राब कर रहे हैं,
उसमें उनकी गलती नहीं, जो बेचारे वहाँ रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं तो क्या करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उस शहर को ठीक करने के लिए एक स्कीम लाएं। अब ये 1.5 लाख 2 लाख रुपए मुंबई दिल्ली में तो कुछ नहीं हो सकता है। ये अगर कोई सोच के बैठता है कि इसमें कोई घर बन जाएगा तो दिन में सपने देखने जैसी बात है। तो आपको एक बड़ी स्कीम, एक हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम लानी पड़ेगी। उससे जो अदर बेनिफिट्स हो रहे हैं कि फिर सारे सीमेंट, स्टील, लोहा, प्लाई और माइका सब बिकेगा, वो तो एक अलग कहानी है, उस पर तो बात करेंगी। लेकिन ये डेफिनेटली अर्बन हाउसिंग की एक स्कीम लानी चाहिए सरकार को, क्योंकि वो रिपल इफेक्ट होगा। उसमें भी वही वाला सिद्धांत चलता है कि 1 रुपया 8-10 बार घूम जाएगा। नीरज जी, आपको कोई दिक्कत है क्या हाउसिंग बनाने में? नहीं नीरज जी, इसमें 2 बातें निकली है। एक तो किसकी कैपेसिटी है ये डेवलपमेंट करने की। आज की तारीख में हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की है, उनके पास बैंकों में 80,000 करोड़ रुपया है। 80,000 करोड़। दूसरी बात है कि जहां वो चाहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, मुंबई में केंद्र सरकार बनाए, स्टेट बनाए, माडा बनाए, MMRDA बनाए, कोई भी अथॉरिटी बनाए, MIDC बनाए, तो आज की तारीख में 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है। 300 किलोमीटर मेट्रो चल रही है, क्रॉस हार्बर ब्रिज बन रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रही है, कोस्टल रोड वेस्टर्न साइड में हो रहा है। पैसों की कमी नहीं है, ये प्लान और आगे इसको मूवमेंट कैसे किया जाए। आप कुछ माडा बना दे, कुछ सिडको बना दे, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दे, कुछ स्टेट के हाउसिंग बोर्ड बना दे, कोई प्राइवेट डेवलपर को दे दे। ये बात नहीं है कि कोई किसको हम दे बना के लिए। जैसे हम प्राइवेट एयरपोर्ट नवी मुंबई में PPP पर दे दिए, हम नहीं कहते कि इनको दीजिए कि उनको दीजिए, किसी को भी दीजिए, लेकिन एक प्लान बना दे कि ये 5 साल के अंदर हम पूरा कर दें। कुछ कॉर्पोरेशन कर दें, कुछ माडा कर दें, कुछ सिडको कर दें, कुछ प्राइवेट कर दें, कोई पब्लिक कर दें, या कोई SPV बना दे। जैसे हम MSRD एक SPV बना दिया, उसमें हम करा सकते हैं। प्राइवेट को दे दिया, जैसे अदानी साहब को कुछ धारावी का दे दिया। तो ये पूरा करके हमें एक जंग करना है कि ये 5 साल के अंदर हमें पूरा मुंबई का करना है। पैसों की कमी नहीं है, ये प्लान करना है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये अभी इस चर्चा को यहीं पर रोकते, वरना तो इसमें मैं मेरी बहुत दिल के करीब इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें घंटों में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं किसी के पास, ना सेंटर के पास है ना स्टेट के पास है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। सब हवा में बातें होती रहती है कि ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं बनता। 10-10 साल से एयरपोर्ट पड़े हैं सर, क्या प्लानिंग है? पैसे कमी है क्या? गडकरी जी का अभी मैंने सुना थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं बाबा पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो 8.5% पे बॉन्ड भी जारी करूंगा, मैं सड़कें बनाऊंगा। तो बन भी रही हैं, आप जाके देखिए, एक से एक बेंगलुरु में शुरू किया एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्लानिंग तो हो जाती है अपने आप। लेकिन शो समाप्त करेंगे, समय एकदम खत्म है। हिरनदानी सर, मैं आपके साथ एक दिन 1 घंटे की चर्चा हाउसिंग पे करना चाहता हूँ। ब्रेकफास्ट डिस्कशन होगा, स्टूडियो में नहीं, मैं आपके साथ मिलकर करूँगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद लोग नहीं पूछते, मैं वो सब आपसे पूछूंगा। और ये हम लोग एक मुहिम के तौर पर लेते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल होनी चाहिए, खास तौर पे अर्बन सेंटर्स पे, जहाँ पे कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। एक आम आदमी के लिए घर खरीदना एक्चुअली मुश्किल हो गया है। तो कैसे उसको आसान बनाया जाए और ये झुग्गी झोपड़ियों से निजात मिले, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।